थोड़ा अपने बारे में पहले आप कुछ बताएं। मैं दास गदाधर दास मेरा नाम हुआ। तो मॉडर्नाइजेशन का क्या है कि उसमें दो भाग है। एक है जो बहुत घातक है, तो मैं चाहता हूँ क्रिएटिव पार्ट और हमारा वैदिक पार्ट हम बच्चों को ग्रो करें। हम ये गुरुकुल 2018 में 25 जुलाई को यहाँ शुरू किया था। उस प्रकार से एक यूनिवर्सिटी यहाँ बनाऊंगा और बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले, ऐसा गुरुकुल। 200 बच्चे अभी नए एडमिशन हुए इस साल। ये जो है अभी इसमें 60% 60 to 70% झारखंड से हैं। तो क्योंकि हमारा गुरुकुल फ्री है, फ्री भी नहीं है, हम इसको कहते हैं गुरुदक्षिणा सिस्टम। एक प्रकार से सर्वांगीण विकास है, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, क्योंकि आप दो दुनिया की ज्ञान को ले रहे हैं। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो मॉडर्न एजुकेशन से थोड़ा हटके है। आप वो देख रहे हैं, वो जो अभी जो गौशाला है वो मेरा पहला गुरुकुल था। अच्छा। क्योंकि वो उतना ही लैंड प्लेन था, बाकी सब श्रब्स में थे। अच्छा, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, लगभग 6 एकड़ आप जैसा बता रहे हैं। जिसको भगवान ने पेड़ दिया है उसका पेड़ भगवान भरेंगे। और हम लोग देख रहे हैं कि गुरुकुल में मकई हो रहा है, कोहड़ा हो रहा है, भिंडी की खेती हो रही है और ऐसे इनका लगभग 20 एकड़ का प्लॉट है जिसमें ये खेती कर रहे हैं और बच्चों को खेती करना भी सिखा रहे हैं पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से। दोस्तों, आज हम आए हैं मूरी में मिर्च पाउडर अपने प्रभुदास जी से मिलने के लिए। दोनों बनाते नहीं, इनका गुरुकुल है, हर चीज और हम इनसे बात जानेंगे इनके गुरुकुल के बारे में, गुरुकुल के उद्देश्यों के बारे में और प्रभुदास जी के उद्देश्यों के बारे में। इन्होंने अपना जीवन मूरीवासियों के लिए अभी तक समर्पित कर रखा है और आज हम बात करेंगे प्रभुदास जी से। प्रभुदास जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थोड़ा अपने बारे में पहले आप कुछ बताएं। मैं दास गदाधर दास मेरा नाम हुआ और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है और सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी काम किए हैं। और उसके बाद जब मैंने देखा कि जो हमारा देश का गतिविधि है, जब उसका टाइमलाइन में आगे देखा तो ये देखा कि जो यंगर जनरेशन है इनके पास मूलभूत जो वैल्यूज़ हैं ये गड़बड़ा गए हैं। ये ना मॉरली ओके हैं, ना स्पिरिचुअली ओके हैं। तो मैंने सोचा कि जो करंट जनरेशन है, इस जनरेशन को मैं आध्यात्म से जोड़ूं और इस जनरेशन को मैं धर्म से जोड़ूं, इस जनरेशन को मैं विद्या से जोड़ूं, इस जनरेशन को मैं मूल से जोड़ूं और मॉडर्नाइजेशन का जो क्रीम है वो इसके ऊपर लगे। तो मॉडर्नाइजेशन का क्या है कि उसमें दो भाग है। एक है जो बहुत घातक है और एक है जो बहुत क्रिएटिव है। तो मैं चाहता हूँ क्रिएटिव पार्ट और हमारा वैदिक पार्ट, इसका कॉम्बिनेशन के साथ मूलभूत जीवन मूल्यों के साथ हम बच्चों को ग्रो करें। क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा होगा कि मॉडर्नाइजेशन का जो चस्का है वो लगा तो है पर वो ज्यादा देर चलता नहीं। जैसे चाइनीज माल होता है, वो थोड़ी देर चलता है फिर वो खत्म हो जाता है, वैसे मॉडर्नाइजेशन का रूप बदलते रहता है। तो बच्चे जो है वो बिविल्डर होते रहते हैं। तो हम चाहते हैं उनका मूल रूट बना रहे, बाकी ये जो आइसिंग जो मैंने बोला ना क्रीम लगा हुआ है, ये क्रीम बदलते जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं। थोड़ी सी बताएंगे कब आपने ये गुरुकुल शुरू किया था? हम ये गुरुकुल 2018 में 25 जुलाई को यहाँ शुरू किया था। अप्रैल में करीबन यहाँ पे जो आपको 6 एकड़ अभी दिख रहा है, ये 6 एकड़ हमको गांव वालों ने दान दिया। अच्छा, और तभी मैंने यहाँ संकल्प लिया था कि जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है उस प्रकार से एक यूनिवर्सिटी यहाँ बनाऊंगा। अच्छा। और उसमें ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भगवद गीता, वेदांत सूत्र, उपनिषद, प्लस हमारा आयुर्वेद और जो जीवन शैली से जुड़े हुए चीजें हैं ये, प्लस एक बहुत बड़ा वर्णाश्रम मंदिर जहाँ हर बच्चे का 16 संस्कार यहाँ किया जाए और बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिले, ऐसा गुरुकुल, बड़ा गुरुकुल। बड़े का मतलब सिर्फ वर्टिकली बड़ा नहीं होता, बड़ा मतलब होता है कि उसे बहुत लोग रहें और वो नेचर से जुड़े रहें। तो ये मॉडल मैं यहाँ बनाना चाहता था। तो मैंने गांव वालों से बात किया तो उन्होंने मुझे अलाउ किया और 6 एकड़ फिलहाल मुझे ये दान में दिया। और भी हमारे कुछ लैंड्स हैं, तो वहाँ धीरे धीरे हम लोग इस प्रकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 2018 से हमारा ये प्रयास रहा है, सब लोगों की कृपा से, दया से काम चल रहा है। अच्छा, आप बताएंगे अभी कितने बच्चे गुरुकुल में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनका कैसे व्यवस्था चल रहा है? अभी 200 बच्चे अभी नए एडमिशन हुए इस साल। उससे पहले हमारे पास 280 के पास बच्चे हैं जो अभी छुट्टियों में गए हैं, वो आएंगे 15 तारीख को। तो हमारे टोटल 480 के आसपास स्टूडेंट्स हैं अभी। और इनका ऐसा है कि इनको सुबह 4 बजे उठते हैं बच्चे, 4:30 बजे आरती होती है, 5 से लेके 6 बजे तक इनको श्लोका करवाया जाता है। 6 के बाद इनको योगा कराया जाता है 6:30 तक। 6:30 से फिर इनको सेवाएं होती है अलग अलग, जैसे खेती से लेके, क्लीनलीनेस से लेके, कुकिंग में लेके, ऐसे अलग अलग वैरायटी 12-13 डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें सेवा दी जाती है ताकि वो एंगेज रहे। और ये रोटेट होते हैं। और उसके बाद उनको ब्रेकफास्ट मिलता है 8 o'clock और फिर
10 से लेके 1 बजे तक पढ़ाई होता है, 1 से 2 लंच, फिर 2 से 4 पढ़ाई, अच्छा, और 4 से 7 खेलना कूदना फ्री उनको रख दिया जाता है, ताकि वो अपने बाकी जो इंडोर आउटडोर गेम्स हैं वो खेल पाए और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करें। और उसके अलावा फिर वो रात को आरती करते हैं शाम की, और हनुमान चालीसा गा के फिर वो लोग सो जाते हैं। 8 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो 8 घंटा नींद भी हो जाता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी भी सुबह हो गया, स्कूल का पढ़ाई टाइप भी हो गया, कुकिंग भी हो गया, खाना खा के भी हो गया। ये सारा काम एक साथ एक इसमें डाल देते हैं। और जब स्पेशली फेस्टिवल्स आते हैं तो बच्चों को इस शेड्यूल से छुट्टी होती है, अच्छा, क्योंकि तभी ये लोग सबको होस्ट करते हैं, एक फेस्टिवल माहौल होता है ऐसा। ओके। अच्छा, ये जो 480 बच्चे हैं, ठीक है, ये जो 480 बच्चे हैं वो बच्चे कहाँ से हैं? सारे मुरी से हैं या रांची से हैं या पूरे हिंदुस्तान से? ये जो है अभी इसमें 60% 60 to 70% झारखंड से हैं, अच्छा, एंड 30% अदर स्टेट से हैं। ओके, मतलब दूसरे जगह से भी जगह बच्चे से आ अलग रहे अलग स्टेट से हैं। हैं। अच्छा, तो ये बच्चे आप तक कैसे पहुंचे, कैसे वो जुड़े आपसे? जब बच्चों हम का लोग पेरेंट्स कैसे जुड़े? जब हम पहली बार चालू हाँ, किए हाँ, तो क्योंकि हमारा गुरुकुल फ्री है, हाँ, फ्री भी नहीं है, हम इसको कहते हैं गुरुदक्षिणा सिस्टम। हाँ, गुरुदक्षिणा का मतलब आप बच्चे पढ़ते हैं तो माता, जैसे मेरी जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना, उनको संस्कार देना, ये मेरा जिम्मेदारी है। वैसे ही माता पिता का जिम्मेदारी है देखना कि ये गुरुकुल चले, उसके लिए जो उनको उचित दान लगे वो दान वो करें। अच्छा, ये इस मनसा से हमने गुरुकुल चलाया है। हाँ, तो पहले शुरुआत में 30 बच्चे हमारे पास आए, हाँ, जो पहचान के लोग थे, उन्होंने बोला कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाइए। 30 से फिर 1 साल बाद वो 60 हुए, 60 से 90 करते 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 आज हम लोग इस सिचुएशन में हैं। ये हमारा अभी 480 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये सब बच्चे किस क्लास से किस क्लास तक के बच्चे हैं अभी गुरुकुल में? अभी हम लोग स्टैंडर्ड 4 to 10 लेते हैं। अच्छा, तो हमारे 10 क्लास के भी 2 बैचेस पास आउट भी हो गए, और अभी 4 to 10 है। स्टैंडर्ड 4 से चालू होता है और 10 तक। हम 1 2 3 नहीं रख पाते क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं और कई बार बहुत ज्यादा ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, तो हमने 4 to 10 ये बैच रखा हुआ है। अच्छा, तो हम लोग मान के चलें कि ये गुरुकुल जो है सो होलिस्टिक डेवलपमेंट करता है, एक प्रकार से सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण यानी विकास है। मेंटल, फिजिकल क्योंकि एक्टिविटी कर रहा है, मेंटल है क्योंकि बड़े सोच से काम कर रहा है, इंटेलेक्चुअल क्योंकि आप 2 दुनिया की ज्ञान को ले रहे हैं, वैदिक दुनिया की ज्ञान को भी ले रहे हैं, मॉडर्न दुनिया की ज्ञान को भी ले रहे हैं। आप स्पिरिचुअली भी ग्रो हो रहे हैं। जो एक्चुअल कंटेंटमेंट है लाइफ में वो कोई भी आपको बताएगा, चाहे स्टीव जॉब्स हो या हमारे ऋषि मुनि हो, ये बताते हैं कि आत्मतुष्टि का और कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल, तो आत्मतुष्टि से ही आएगी, उन कार्यों से ही आएगी। बिल्कुल, तो वो भी यहाँ पे है। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो वैल्यूज हैं ये हम अलग अलग मेथड से उनमें इनकलकेट करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज और बताएंगे कि 480 बच्चे क्लास 4 से क्लास 10 तक के बीच में हैं, तो और वो गुरुजन कौन है जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं, और क्या वो सब्जेक्ट के बारे में एक्सपर्ट है, किस तरह का उनका एक्सपेक्टेशन है, उस पर भी थोड़ा सा आप बात रखेंगे तो। हमारे यहाँ जो एजुकेशन है वो मॉडर्न एजुकेशन से थोड़ा हटके है। जैसे मॉडर्न एजुकेशन में क्या, आप स्कूल में गए, आवर्स होते हैं, आवर्स में टीचर्स को दिया जाता है इतना पढ़ाओ इतना पढ़ाओ, और वो ऐसा दिया जाता है कि साल भर चलता है, सेमेस्टर्स में डिवाइड होता है और वो आउटपुट आता है। लेकिन हमारा वैसा नहीं है। हमारा है कि हम ट्राई करते हैं कि 6 महीने में बच्चों को सारा सिलेबस कर दें, ताकि बचा हुआ 3 महीना वो जो है बाकी करिकुलर एक्टिविटीज में ध्यान दे, जो हमारे और भी सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाना है। क्योंकि हम ज्योतिष, वास्तु, फिलोसॉफी, सोर्ड फाइटिंग और फार्मिंग, काउ सेवा, काउ प्रोडक्ट्स, नेचर से रिलेटेड ट्रेड, ये सब भी सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। इसके लिए भी हमें समय लगता है और बच्चों का प्रेजेंस लगता है और ओवरऑल प्रेजेंस लगता है। तो हम ट्राई करते हैं कि 6 महीने में सिखाएं और 4 महीने में हम बचा हुआ सिखाएं, तो 2 महीना फिर उनको छुट्टी भी देते हैं। तो पहले जब पहला बैच आया तो 30 बच्चे थे हमारे पास, 30 बच्चों के थे, और उसमें क्या था कि वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई से इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उनके माता पिता ने गुरुकुल में डाल दिया। तो स्टार्ट ऐसे ही हुआ। अच्छा, क्योंकि मैंने कोई मार्केटिंग नहीं किया, क्योंकि हम उतना प्रमोट कुछ किए नहीं थे। तो 30 बच्चे आए, तो उन्होंने हम 5-6 टीचर्स थे, हमने पढ़ाया, हमारे सारे वॉलंटियर्स। और उसके बाद जब 60 बच्चे आए तो फिर हमने कुछ 1-2 टीचर्स और रखे जो हायर भी किए हमने कि आप इनको पढ़ाइए। उसके बाद हम लोग भी पढ़ाते थे। फिर धीरे धीरे हम लोगों को चैलेंजेस भी आए। कई बार ऐसा भी हुआ कि हमको लास्ट मोमेंट पे सिलेबस हमको भी खत्म करना पड़ा। कई बार ये चैलेंजेस प्रैक्टिकली हुए क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल नहीं होने के कारण कई चैलेंजेस आए हमको। लेकिन अब हमने पिछले साल से एक सिस्टम चालू कर दिया जिससे बहुत आसानी हो गया है। वो ऑनलाइन वाली आसानी, मैंने आपको बताया ना, ये जो मॉडर्नाइजेशन का फायदा भी है और नुकसान भी। तो नुकसान ये है कि बच्चे मोबाइल में घुसे रहते हैं, लेकिन हमारे मोबाइल बच्चों के पास नहीं होता।
तो जो LED टीवी होता है, हाँ, उस टीवी में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन टीचर्स हैं, मेरे वॉलंटियर टीचर्स हैं, Okay. जो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल के प्रोफेसर्स हैं, वो अपने कुछ समय हमको देना चाहते हैं हमारे बहुत बच्चों को, बढ़िया। तो क्वालिटी पढ़ाते हैं। हाँ, तो हम उनको ऑनलाइन गूगल मीट को लेके हम्म, फिर बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ा देते हैं, और नीचे एक टीचर उसको रिवाइज करवा के एग्जाम्स भी ले लेते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब उससे क्या हुआ है कि मुझे टीचर्स को यहाँ लाने आने जाने का जो इकोनॉमिकल बर्डन था वो नहीं है, ना उनको फीस देना है, क्योंकि वो वॉलंटरली हेल्प, और बच्चों को भी क्वालिटी टीचर्स मिल रहे हैं, और इससे मेरा जो लोकल मैनेजमेंट है वो भी कम हो रहा है, क्योंकि हमारे भारत में 13 गुरुकुल है, तो हर जगह टीचर्स को भेजना, हर जगह वो साइकिल को मेंटेन करना मुश्किल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वो ऑनलाइन अभी एक फायदा हो गया इसका। तो इस प्रकार से हम सिलेबस को जो है, मॉडर्न सिलेबस को वो खत्म कर देते हैं। वाह, क्या बात। दोस्तों 13 गुरुकुल है, आइए हम 13 गुरुकुल पे भी जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और। तो मूरी में इतना रिमोट, कुटाम ये एक जगह है, मूरी कुटाम, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गुरुकुल के अंदर प्रभुदास जी से। मेरा एक दूसरा सवाल ये है आपसे कि कुटाम कैसे, और हाँ। कुटाम ही क्यों? देखिए, इसका इतिहास बड़ा लंबा है। हाँ, हाँ, समहाउ मैं जब रांची में भगवत गीता का प्रचार कार्य कर रहा था, हाँ, हाँ, तो 3 साल मैंने झारखंड के अनेक अनेक एरियाज में जाके प्रचार किया, गिरिडीह से लेके हजारीबाग, कोडरमा, ये सिल्ली वाला एरिया रांची से यहाँ भी आता था, फिर मुझे लगता है खूंटी और पतरातू, ये सब एरियाज में मैंने बहुत प्रीचिंग किया। तो प्रीचिंग करने के बाद मुझे ये पता चला कि हम 10 लोगों को बोल सकते हैं, 25 लोगों को बोल सकते हैं, क्यों ना हम एक जनरेशन क्रिएट करके जाएं। तो तब मैंने सोचा कि गुरुकुल, जो हमारे आचार्य भी हैं वो कहते थे कि गुरुकुल एक अच्छा माध्यम है, जो हमारे संत ऋषियों ने भी ये माध्यम लोगों को समझाने का यूज किया था। तो मैंने बोला चलिए, तो फिर मैंने बहुत सारे जगह खोजे। मैं क्योंकि मैं आपको कह चुका हूँ कि मैं इकोनॉमिकली उतना साउंड नहीं था कि मैं कुछ जमीन खरीद सकता था, तो मैंने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि मुझे दान में मिले। तो मेरे को बहुत सारे, मैं करीबन 10-12 दिन लगातार घूमता रहा, अलग अलग लोगों को मिलता रहा, अलग अलग लैंडलॉर्ड्स को मिलता रहा, एक के रेफरेंस से दूसरे के रेफरेंस से ट्राई करते करते। तो इस जमीन पे मैंने मेरे वॉलंटियर्स को भी भेजा था, तो वो जब आए थे तो उनको अच्छा लगा, तो बोले मुझे लैंड बहुत अच्छा, आप एक बार जाके मिल लीजिए। तो मैं भी आया, तो जब मैंने यहाँ आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे गर्मी में ग्रीन ग्रास है। आज आप अभी समर सीजन है, अभी आप देखिए यहाँ ग्रास ग्रीन है, गाय देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रास चल रही है। तो ये लैंड की मुझे एक खासियत लगी, इतना गर्मी में यहाँ ग्रीन ग्रास है, मतलब जरूर इस धरती में कुछ एक स्पेशलिटी है। तो और मुझे ना नदी वाला पार्ट थोड़ा अच्छा चाहता, मैं चाहता कि बच्चों को स्विमिंग और ये सब भी मिले। तो यहाँ तीनों साइड से रिवर है, सुवर्णरेखा रिवर है। तो मैं सोचा कि ये लैंड अच्छा है। फिर मैंने लोकल जो गांव वाले उनसे बात किया, और लैंड भी बड़ा था, तो मैंने उन्हें यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी भविष्य में कुछ कर पाऊंगा, तो मैंने उनसे बात किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास अमाउंट्स तो है नहीं देने के लिए। तो बोले ठीक है, आप एक काम करिए, आप ये 6 एकड़ अभी यूज करिए और आप देखिए कैसे होता है, फिर आगे हम आपको जैसा हेल्प होगा हम लोग पूरा करेंगे। तो गांव वाले, अभी पूरा गांव वाले मेरे इसमें इकोनॉमिकली भी इंटीग्रेटेड है। इधर कुछ गांव के टीचर्स भी पढ़ाते हैं, और विलेज का सारा मैनेजमेंट भी कई बार विलेजर्स को भी दिया गया है यहाँ। तो उससे क्या है कि इकोनॉमिकल मॉडल में आप कहें तो एक गांव का विकास हो गया, और गांव के लोग बहुत प्रेम से, क्योंकि स्वयं भगवान यहाँ राधा रमन जी यहाँ विराजमान है, तो यहाँ फेस्टिवल भी जब होता है तो 6 लाख लोग आते हैं। जब जन्माष्टमी फेस्टिवल होता है 9 दिन का, तो 6 लाख लोग आते हैं। तो ये मेरे वजह से नहीं आते, क्योंकि गांव वालों को ये पसंद आया, तो गांव वालों ने सबको इनवाइट किया। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल टाइप होता है यहाँ। लास्ट टाइम ऑनरेबल गवर्नर सर भी आए थे, अच्छा, और इस बार हम लोगों ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट मैडम को इनविटेशन भेजा हुआ है। प्रोबेबली उन दोनों में से एक व्यक्ति यहाँ हमारे जन्माष्टमी फेस्टिवल में भी आएंगे। तो ये सब जो लैंड है यहाँ का, ये मुझे इस तरीके से मिला। तो मैंने जो लैंड मिला, उसके बाद क्या लैंड मिला तो बहुत लोगों ने ऑफर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि पहले जो मिला है उसको मैं कुछ करूं। अच्छा। तो धीरे धीरे आप मेरे वास्तुओं को देखेंगे, बहुत बड़े हाई फाई मॉडल टाइप नहीं है, बहुत सिंपल मैंने बनाया है। मतलब 20x40 के रूम्स हैं। आप वो देख रहे हैं, वो जो अभी जो गौशाला है वो मेरा पहला गुरुकुल था। अच्छा। क्योंकि वो उतना ही लैंड प्लेन था, बाकी सब श्रब्स में थे। अच्छा। तो सब श्रब्स में थे, तो मैंने फिर पहले उसको बनाया, वहां रहना चालू किया, धीरे धीरे साफ सफाई किया, फिर यहाँ छोटा किचन बनाया, फिर धीरे धीरे एक मैनेजमेंट रूम बनाया, फिर छोटा गौशाला बनाया। ऐसे करते 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 आज जो भी है, ये सब ऑल द विलेजर्स एंड पीपल अराउंड उन्होंने हेल्प किया, और वेल विशर्स ने हेल्प किया। एक चीज और जो मैं आप सारे लोगों के सामने लाना चाहूंगा कि गुरुकुल का इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, क्योंकि बिना इकोनॉमिक्स का कोई भी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलता है दोस्तों। तो हम प्रभुदास जी से समझने की कोशिश करेंगे अब कि इकोनॉमिक्स क्या है, कैसे मैनेज करते हैं इतना बड़ा इंस्टीट्यूशंस को, जहाँ पे लगभग 500 लोग हैं, उनका नित्य का भोजन। मैं देख रहा हूँ आपकी गौशाला भी है, जहाँ पे आपने गायों का पालन कर रखा है,
इतना बड़ा किचन है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, लगभग 6 एकड़ आप जैसा बता रहे हैं, तो कैसे ये इकोनॉमिक्स कैसे मैनेज हो रहा है? मेरा एकदम ऑब्जेक्टिवली सेल्फ सस्टेनेबल है या डोनेशन बेसिस है या सरकार से कुछ मदद मिलती है आपको? देखिए, आपके 3 अंडरस्टैंडिंग थे हाँ कि सेल्फ सस्टेनेबल है, कि सरकार से हेल्प मिलता है या डोनेशन पे चलता है। एक्चुअली मेरा फेथ इसके ऊपर और एक लेवल है। हाँ। मेरा मानना ये है कि मैं तो फीस ले नहीं रहा हूँ, विद्या मैं दान कर रहा हूँ, यानी मैं भी कोई, मुझे पढ़ाने के लिए किसी से कुछ पैसा देना नहीं पड़ रहा है, मुझे अब खुद से पढ़ाना है। तो पढ़ाना फ्री है, रहना फ्री है, जमीन दान में मिला हुआ है, और बस एक ही चैलेंज है, वो है खाना। एक ही ना चैलेंज है कि बच्चा खाएगा क्या, यही एक चैलेंज होता है, क्योंकि लोगों को 3 लोगों का परिवार हो, 5 लोगों का परिवार हो, 15 लोगों का परिवार हो, चलाने में बड़ी कठिनाई आती है, और इसको लिए जनरल लोग बिजनेस मॉडल बनाते हैं, कुछ ना कुछ मॉडल बनाते हैं। हमारा एक अलग फेथ है जो मेरे पूरी टीम का, अभी मेरी टीम में 30 लोग हैं, और जो मेरे कोर टीम था 5 लोगों का, तो हम लोग 5 लोगों के कोर टीम में 5 लोगों के कोर टीम में हमने एक हमारा स्टैंडर्ड फेथ है। हमारा फेथ ये है कि जिसको भगवान ने पेट दिया हुआ है, जिसको भगवान ने पेट दिया है, उसका पेट भगवान भरेंगे। तो ये फेथ जो है ना, आज तक आप देखिए पूरे भारत में या पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कहेगा कि उसको खाना नहीं मिला है। जो अमीर है उसको भी खाना मिल रहा है, जो होमलेस है बाहर, जो गरीब है उसको भी भगवान खाना खिलाते हैं, जो हाथी है वो इतना खाता है उसको भी मिलता है, जो चींटी है उसको भी मिलता है। तो हम इस फेथ पे कि भगवान सबके अन्नदाता हैं, हम लोग माध्यम हैं, और उस फेथ पे आज भी स्टार्टिंग से लेके आज तक 30 बच्चों से लेके आज 480 बच्चों तक भी जो हमारा काउंट गया है, हमारे इस फेथ पे ही काम चलता है। तो उसके अलावा ऐसा नहीं कि हमने भगवान पे छोड़ दिया है, ये फेथ है हमारा। लेकिन भगवान भी तो कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो जनरली सरकार से तो कोई स्पेशली ग्रोसरीज के इसके लिए नहीं कुछ हेल्प होता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि लोग जो हमारे परिचय के हैं, वेल विशर्स हैं, इनको रिक्वेस्ट करते हैं। तो कोई अन्नदान करता है, तो कोई किताब दान करता है, तो कोई अभी जैसे अभी एक स्कूल है DAV स्कूल, वो उन्होंने हमको इस साल के जो सारे टेक्स्ट बुक्स हैं वो हमको डोनेट किए हैं। तो ऐसे वेल विशर्स होते हैं बहुत सारे जो चाहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हम आपको हेल्प करें। और ग्रोसरी में भी और खेती में भी, और कुछ हमारा अपना भी खेत है पीछे 6-7 एकड़ का, तो वहाँ हमारे बच्चे सब्जी उगाते हैं। तो हमारा 30-40% जो सब्जी है वो हमारे खेतों से आ जाता है, 60% सब्जी जो है वो हमें परचेज करना पड़ता है, जो फिर डोनेशंस के हेल्प से हो जाता है। ग्रोसरी वगैरह जो है तो ये वेल विशर्स ही हेल्प करते हैं, और जैसे फेस्टिवल्स हुए तो कुछ दान आ गया तो उसी में हमारा कुछ इकोनॉमिकल साइकिल बन जाता है। तो अभी तक सरकार की तरफ से डायरेक्टली ऐसा कुछ ग्रोसरी या अन्नदान के रूप में कुछ नहीं है, ना कोई इकोनॉमिकल लॉबी या कोई टाइकून है जो हमें कोई फंड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा है कि हम चाहते हैं बच्चे दान के रूप में ही अन्न ग्रहण करें। उसका कारण है कि वो समाज से जुड़े रहेंगे, क्योंकि जब आप समाज से लेंगे तो आप समाज को देंगे, लेकिन आपने समाज से लिया नहीं है तो आप समाज को दोगे नहीं। यही आज की परिस्थिति है। तो हम चाहते हैं जैसे पहले भी बच्चा पढ़ता था तो भगवती भिक्षाम दे ही, अब तो आजकल भिक्षा वाला काम नहीं कर सकते, तो कम से कम ऑनलाइन हम बोल सकते हैं कि आप जो दान देना चाहते हैं तो आप कृपया करके दें, क्योंकि ये अभियान अब यहाँ रुकने वाला नहीं है। आज जब मैं 30 से 60 से 100 से 140 से आज 280 तक हूँ, 480 तक हूँ, तो अब वो समय है कि हमारा ऑलरेडी हमारी पूरी टीम का अभियान है। हम लोगों ने वो शपथ खा रखा है कि 10,108 गुरुकुल खोले बिना हम लोग अन्य कोई चीज में ध्यान नहीं देंगे। पूरे भारत में, पूरे विश्व में जहां भी हमको मौका मिलेगा, जहां भी लैंड्स मिलेंगे, तो हम लोगों की सहायता से, और लोगों का जमीन होगा, हमको जमीन नाम पे भी नहीं चाहिए, उनके जमीन पे हम डेवलप करके उस गांव का भला करेंगे। गुरुकुल खुलेगा, हमको प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनना है, हमको विद्या का प्रचार करना है। तो इसलिए 10,108 ये नंबर क्यों? ऐसे ही हमारे गुरुजी हैं। पहले तो जैसे मैं अपने इंस्पिरेशन में मैंने बोल दिया हमारे टीम को कि एक कम से हमारे जीवन में हम लोग 108 गुरुकुल का निर्माण कर सकते हैं। तो सबने बोला यस प्रभु जी, 108 बड़े अच्छे गुरुकुल बनाएंगे। तो ये हमने हमारे गुरुजी हैं उनको बताया कि हम लोग ने ऐसा प्रण लिया है। बोले नहीं, ये प्रण शोभा नहीं देता तुमको। तो हमको लगा कि शायद हम उतने क्वालिफाइड नहीं है। बोले आपको अगर ये अभियान चलाना ही है तो 10,108 गुरुकुल करो, मुझे ये एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे दो। क्या बात। तो हमारे गुरुजी ने जब ये बोला तो हमने सोचा कि हमारी पूरी टीम ने वो बना लिया कि अब इस श्रृंखला में काम करेंगे। तो आपकी टीम में कितने लोग हैं आपके बाद जो इस इतना बड़ा 10,108 गुरुकुल के निर्माण के लिए
अपने आप को क्या कहें कि न्यौछावर कर रखे हैं? देखिए अभी मेरे पास 30 डिवोटीज हैं, अच्छा। जिसमें कई फैमिलीज भी हैं। मेरा एक फैमिली है जो मुंबई में मेरा गुरुकुल है, उन्होंने पूरा डेडिकेट ही कर दिया है। वो सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, उनकी वाइफ टीचर थी, प्रिंसिपल थी, उन दोनों ने सब छोड़ के अपने होम लोन लेके वो गुरुकुल बनाए। अच्छा। लैंड हमको एक व्यक्ति ने डोनेट किया, एक मेहता फैमिली उन्होंने डोनेट किया, तो और ये जो शुक्ला फैमिली है तो पूरा डेडिकेट करके उसको डेवलप किया। तो हम ये मॉडल, मेरे मेंबर्स अभी 30 हैं, लेकिन ऐसे जो कपल्स हैं जो पढ़े लिखे हैं और इसको चलाना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको हम फैसिलिटेट करें। आज उधर बहुत सुंदर 20 से 30 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उस गुरुकुल में। उनको प्रॉपर, क्योंकि वो मुंबई से नजदीक है तो काफी इकोनॉमिकली भी स्टेबल है और बहुत अच्छे से वहाँ पढ़ाई हो रहा है सुबह का। और वो भीमा शंकर के पहाड़ के पीछे है। अच्छा। तो उसका जो गेटअप भी है ना वो एकदम डिवाइन है। तो वो फैमिली पूरा डेडिकेटेड। तो हम चाहते हैं इस चीज को आदर्श मानते हुए अगर हम सब जगह एक एक कपल, क्योंकि पहले गुरुकुल भी गुरु और उनकी पत्नी मिला के चलाते थे। गुरुकुल चलाना हम सन्यासियों का काम नहीं है, हम जो ब्रह्मचर्य सन्यासी हैं हमारा ये काम नहीं है। गुरुकुल चलाना ये गृहस्थ और वानप्रस्थों का काम है। अच्छा, आप मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे। जब आप ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कर रहे हैं तो आपको कहाँ ये महसूस हुआ, कब महसूस हुआ कि सामाजिक जीवन में बदलाव या परिवर्तन के लिए मुझे गुरुकुल का निर्माण करना चाहिए और इस दिशा में एक कदम उठाना चाहिए? ये एहसास आपको कैसे हुआ? जैसे मेरे पिताजी हैं, वो बचपन से मुझे ये बताते थे कि देखो बेटा, धार्मिक ढांचा जो है ये इसको जब तक लोग पालन करेंगे तब तक वो सुख चैन से जी सकते हैं। तो बच्चा था, मैं उतना सीरियसली क्या लूंगा, क्योंकि मैं भी अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा था, तो ये सब बातें मेरे दिमाग में उतनी गई नहीं, पर समझ में आता था कि पिताजी उस चीज को बताते थे। फिर धीरे धीरे मैं जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो पांडुरंग शास्त्री आठवले, एक टेम्पल्टन मैगजीन अवार्ड विनर है, उनकी बातों में भी यही आ रहा था कि जब तक हम धर्म के चीज को खड़ा नहीं करेंगे। इनके बारे में आपने? पांडुरंग शास्त्री आठवले। अच्छा। ये बहुत बड़े टेम्पल्टन और मैगजीन अवार्ड विनर है। अच्छा। ये स्वाध्याय परिवार के फाउंडर हैं। अच्छा। तो स्वाध्याय परिवार के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, एंड वो बहुत अच्छे। कहाँ से हैं? ये महाराष्ट्र में बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप भी महाराष्ट्र से? हाँ, उनका बर्थ प्लेस और मेरा बर्थ प्लेस एक ही है। अच्छा, कौन सी जगह? वो रोहा करके जगह है, तालुका। हाँ? जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गिरता है, महाराष्ट्र में। अच्छा। कोंकण एरिया है। रोहा में 3 लोगों का जन्म हुआ है। चिंतामण राव देशमुख, जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया के, और पांडुरंग शास्त्री आठवले, जो बहुत बड़े संत हैं और उनका विख्यात है, और मैं खुद ही। तो एनीवेज, वो बहुत अच्छी भूमि है। वहाँ जागृत देवस्थान भी धावीर महाराज है, जिनको आज भी महाराष्ट्र सरकार बंदूक की सलामी देता है दसरा के दूसरे दिन। तो वो बहुत पुण्य भूमि है, वहाँ जन्म लेने का मुझे भाग्य मिला है। तो मैं जब वो था तो देख रहा था, ये भी यही बोल रहे हैं, पिता माता भी वही बोल रहे हैं, फिर ये भी वही बोल रहे हैं, और फिर रामानंद सागर के जो टीवी सीरियल आते थे ना, रामायण और ये सब जो आते थे, वो देख के भी मैं प्रेरित होता था कि ये तो है, हम ये क्या कर रहे थे, थोड़ा माइंड में आता था। फिर धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो 11th-12th में तो पढ़ाई लिखाई करने लगा। जब इंजीनियरिंग में आ गया, मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में आया, तो जो इस्कॉन से डिवोटीज आते थे तो वो लोग मुझे मिले, बोले आप हमारे एक प्रोग्राम उसमें आइए। तो मैं बोला ठीक है, एक बार जाने में क्या है, तो मैं गया। आपका ये इंजीनियरिंग कहाँ हो रहा था? मेरा इंजीनियरिंग पुणे में हुआ। अच्छा। पुणे में सिंहगढ़ कॉलेज में। सिंहगढ़ कॉलेज जो वड़गांव में पहला फर्स्ट कॉलेज है, बाद में उसके बहुत सारे ब्रांचेस खुले। तो जब वो 2001 में मैं कंप्यूटर, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा उसका दूसरे दिन मेरा फर्स्ट डे था कॉलेज का। ओह अच्छा। हाँ, इसलिए मुझे वो याद है। 12 सितंबर को पहला डे था कॉलेज का, क्योंकि 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा और न्यूज़पेपर में 12 को आएगी, तभी यूट्यूब वगैरह नहीं था, तो उसमें आया था पेपर में, और हमारे जो टीचर्स है उन्होंने भी उस चीज को बताया था। तो उसके बाद जब इंजीनियरिंग कर रहा था तो फर्स्ट सेमेस्टर तक सब ठीक ठाक था, मतलब मैंने मैथ्स में वो अच्छे मार्क्स आए, ये सब पढ़ाई लिखाई में जो भी था वैसा। फिर सेकेंड सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट के एंड में वो डिवोटीज आए, बोले आपको आना है। चलो, प्रोग्राम में गया, इतना सुंदर प्रसाद दिया और इतने अच्छे से फिलॉसफी बताया। जिन्होंने फिलॉसफी बताया वो खुद एमई कंप्यूटर्स थे और पुणे के टॉपर थे, यूनिवर्सिटी टॉपर थे, और बहुत बड़े कॉलेज में एचओडी भी थे। मैं बोला अगर ये व्यक्ति भी बोल रहा है तो इसमें जरूर कुछ होगा। फिर मैंने अच्छे से वो स्टडी किया, फिर मैंने डिसाइड किया कि इस फील्ड में मैं कुछ करूंगा। क्या करूंगा ये तो मुझे क्लियर नहीं था, पर मुझे था। तो फिर मैंने धीरे धीरे टेम्पल भी ज्वाइन किया, मैंने इस्कॉन टेम्पल ज्वाइन किया। 2001 से लेके मैं ऑलमोस्ट 18 तक टेम्पल मैनेजमेंट सिस्टम में ही रहा था। फिर मैंने मुंबई में भी था, मुंबई में एज अ यूथ प्रीचर एंड पीआरओ था। वृंदावन में भी मैंने भगवान को जो सेवा है, पीछे भोग लग बनता है, उसमें सेवा किया था। भक्ति शास्त्री मेरे शास्त्रों का अध्ययन भी किया। वाराणसी टेम्पल में मैं वाइस प्रेसिडेंट था कुछ समय के लिए।
फिर मैंने रांची में भी प्रचार का जिम्मा संभाला था 3 साल के लिए। पर मुझे फिर ये फील हुआ कि हम इस जनरेशन को जो अभी कमा रहा है इसको तो एड्रेस कर रहे हैं, पर यंगर जनरेशन के लिए हमारा उसको सेटअप नहीं है। और स्पेशली नॉन कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल कर देंगे तो स्कूल हो जाएगा, तो जो ही आप फीस ले लेंगे तो यू विल बी ऑब्लाइज टू पेरेंट्स, ऑब्लाइज टू स्टूडेंट्स, है ना। तो मैंने सोचा कि तो हमारे ऋषि मुनियों का और ये जो पीछे जितना स्टडी था, तो हमारे जो प्रभुपाद जी हैं इन्होंने वर्णाश्रम के ऊपर इतना सुंदर तरीके से ग्रंथों में बताया है कि जो मेरे पिताजी और ये जो गुरुजी थे पहले वाले, इन्होंने जो समझाया वो सारा डिटेल्ड में प्रभुपाद जी ने समझाया। अच्छा। मैं बोला ये तो क्लियर लिखा है कि गुरुकुल चालू करिए, फिर ऐसा करिए, गृहस्थ जीवन में लोगों को ये करिए, फिर उसके बाद ऐसा होना चाहिए। वर्णाश्रम का पूरा सिस्टम समझाया, अर्थव्यवस्था कैसा होना चाहिए, समाज व्यवस्था कैसा होना चाहिए, ये सारा बता दिया। तो फिर मैंने सोचा कि जब इन्होंने ये सब लिख ही दिया है तो क्यों ना मैं इसको लेके इम्प्लीमेंट करूं। तब मेरा यही मकसद था कि इसको अगर एक ट्रायल बेसिस पे इम्प्लीमेंट करें और इम्प्लीमेंट करके इसको प्रमोट करें। तो हमने इस सिस्टम को डेवलप किया और आज इसको हम लोग धीरे धीरे अभी 13 जगह इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और आगे भी बढ़ाने का प्रयास है। मैं देख रहा हूँ ये गाय है। हाँ। ऐसे कितनी गायों का पालन कर रहे हैं आप? अभी यहाँ पे प्रभु जी हमारा गौशाला है, यहाँ 26 गाय बैल और बछड़े मिला के 26 है। अच्छा। पहले 60 थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हम उतना बहुत ज्यादा वो हो रहा था उनको चरने के लिए ले जाने में, तो गाँव के लोग भी थे, उनको कुछ लोगों को बैल चाहिए था, कुछ लोगों को गाय चाहिए था, तो उनको भी हमने दान किया। मतलब लोकल लोगों को भी हेल्प किया। आपने ये 60 गाय और बैल ये कहाँ से आप लाए? नहीं, ये हम लोगों ने दान में दिया। अच्छा, दान। गौ माता का गोदान किया। अच्छा। और ये पीछे जो दिख रहा है दोस्तों, ये गौशाला है इनका, जहाँ पे 28 गाय और बछड़े रहते हैं। बातचीत में आपने बताया कि स्वेच्छा दान भी लोग करते हैं आपको प्रभुदा से। हाँ। तो अगर कोई व्यूअर जुड़ना चाहे, स्वेच्छा दान करना चाहे, तो वो कैसे आपसे जुड़ेगा? हमारा अपना ट्रस्ट है, भक्ति वेदांत विद्या भवन ट्रस्ट है, तो उसमें आप कर सकते हैं। उसमें ATG का फैसिलिटी भी है और वो अनुदान हमारे यहाँ अकाउंटिंग और ये इतना प्रॉपर होता है, मतलब जो ईयरली एनुअल रिपोर्ट होता है तो वो प्रॉपर हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो प्रॉपर इसको फिल करते हैं। तो आपको ATG के फैसिलिटीज मिल जाएंगे और आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं, यहाँ रह भी सकते हैं। आप बस पहले एडवांस से इन्फॉर्म कर देना हमारे गुरुकुल के कांटेक्ट नंबर पे। और हमारे इस ट्रस्ट में आप दान दे सकते हैं। आप अगर अन्नदान करना चाहें, आपको लग रहा है कि नहीं मैं कभी कभी लोगों को लगता है कि पैसा दिया कहीं और यूज हो जाएगा, क्योंकि एक बार मुझे किसी ने 50,000 दिया था तो मैं खुश हो गया। फिर मुझे बोल रहे हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट मत डालना। मैं बोला ये भी होता है क्या? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। फिर मैं बोला अच्छा कुछ लोग ऐसा करते होंगे, तो मैंने बोला नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी जितना आता है उससे ज्यादा रिस्क लेके हम एक्सपांड करते हैं। तो आप अगर इकोनॉमिकल यानी पैसे के रूप में भी दे रहे हैं तो भी, या अगर आप अन्नदान करना चाहें या वस्त्र दान करना चाहें तो उस हिसाब से आप हमारे टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट रहता है कि अभी हमको क्या क्या चाहिए, तो वो चीजें आपको अपडेट की जाएंगी। आप डायरेक्ट पेमेंट करके वो सामान हमारी तरफ आ सकता है। वो जो मैं देख रहा हूँ उस साइड, वो अपना जो कुटिया बना हुआ है, हाँ, वो किससे संबंधित है? यहाँ जो कुटीर्स हैं वो एक है खेती के लिए, खेती का सामान रहता है, और एक जो है वो हमारे एक टीचर हैं, गृहस्थ टीचर हैं, तो पति पत्नी दोनों रहते हैं, उनके लिए वो बना हुआ है। अच्छा। और इसके पीछे साइड जो है ये वाला जो व्हाइट आपको रूम दिख रहा है, ये सरस्वती माता का मंदिर है। अच्छा। माँ सरस्वती यहाँ विराजमान है, वो दक्षिण की तरफ देख रही है बच्चों को, पढ़ते हुए बच्चों को। और आपको राइट साइड में एक जो कमरा दिख रहा है, वो कमरा जो है वो कंप्यूटर रूम है। अच्छा। हाँ, यहाँ के जो पूर्व राज्यसभा सांसद रहे हैं पोद्दार जी, उन्होंने हम सबको एक जनरेटर और 10 कंप्यूटर्स दिया। तो अभी हमारे यहाँ एक टीचर है, वो आ रही हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को। थोड़ा दिखाएंगे वो कंप्यूटर रूम। और इधर जो रहते हैं वो कौन लोग हैं? ये जो रूम है ये हमारे जो पेरेंट्स आते हैं, तो इसमें से जो माता जी पेरेंट्स आते हैं यानी मदर्स आती हैं, तो उनके लिए ये कमरा है। इसमें 4 क्यूबिकल्स हैं, तो 4 मदर्स एट ए टाइम रह सकती हैं और 1-2 दिन के लिए रह के वो जा सकती है। कभी कभी बच्चों को मिलने के लिए आती हैं, तो उनके लिए ये अलग ही अटैच्ड फैसिलिटीज के साथ अच्छा बना हुआ। और ये राधा रमन के मंदिर है। ये राधा रमन जी का मंदिर है, स्वयं भगवान यहाँ विराजमान है। रोज सुबह आरती होती है और शाम में आरती होती है। तो बच्चे तो आते ही हैं, गांव वाले 50-60 के संख्या में गांव वाले भी आते हैं। एक चीज मुझे बताइएगा, ये जो नाम आपने चुना, भक्ति वेदांता विद्या भवन गुरुकुल, इस नाम के पीछे आपका कोई रीजन तो जरूर रहा होगा? देखिए,
क्योंकि हम लोग श्रील प्रभुपाद जी से प्रेरित हैं, तो उनका किससे? श्रील प्रभुपाद जो अच्छा। हाँ, जिन्होंने पूरे विश्व में कृष्ण का प्रचार किया। तो श्रील प्रभुपाद जी का नाम है एसी भक्ति वेदांत स्वामी। तो वो नाम लेते ही हम प्रभुपाद जी से जुड़ जाते हैं। तो भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी का नाम हुआ। और विद्या भवन यानी विद्या का स्थान है ये। अच्छा। विद्या का भवन है, यहाँ आइए, रहिए और विद्या ग्रहण करके जाइए और अपने जीवन को सुधारिए। और विद्या भवन ये टॉप बॉडी हो गया। गुरुकुल एक फैकल्टी हो गया, यानी बच्चों को पढ़ाना मतलब गुरुकुल। विद्यालय भी बना रहे हैं हम लोग, तो विद्यालय बनेगा जो बड़े लोग पढ़ेंगे। फिर उसमें गौशाला एक फैकल्टी हो गया, अभी भले ये छोटे में, बाद में बहुत बड़े लेवल पे हमारा प्लान है। तो वो फैकल्टी हो गया गौशाला। फिर हम कॉस्मोलॉजी का मॉडल बना रहे हैं 20 एकड़ में। अच्छा। जो पूरे ब्रह्मांड का जो नकाशा है उस नकाशे को क्रिएट कर रहे हैं 20 एकड़ में। अच्छा। तो वो हो जाएगा कॉस्मोलॉजी मॉडल। ये 20 एकड़ का जमीन आपके पास? यही जो 500 एकड़ है। अच्छा। तो इसी में धीरे धीरे हम लोग डेवलप करेंगे। अच्छा। फिर हमारा एक टेम्पल बनेगा, वर्णाश्रम मंदिर, जहाँ बच्चे आके 16 संस्कार कर सकते हैं। फिर यहाँ एक 6 एकड़ में ज्योतिष का एरिया बनेगा, जहाँ पे जो भी चाहे अपने बच्चे का डेट टाइम बर्थ भेज देगा, यहाँ से उसको फ्री में उसका कुंडली बन के चला जाएगा। जो दक्षिणा वो देना चाहे वही आएगा। तो वैसे हम फिर वास्तु स्पेशलिस्ट भी रख रहे हैं। फिर ऐसे करके आयुर्वेद का भी एक एरिया बना रहे हैं, जहाँ नेचुरल मेडिसिन, जैसे आपको बताऊं, यहाँ पे एक पेड़ है, उसका रोहिणी नक्षत्र में अगर उसका फल सब्जी में डाल के खा लिया आपने, तो आपको कोई भी सांप काटता नहीं। अच्छा। हाँ, काट भी लिया तो विष नहीं चढ़ता। उसका एक खासियत। तो यहाँ हर बच्चे को रोहिणी नक्षत्र में अभी होके गया। अच्छा। तो सभी बच्चों को वो डाल के सब्जी में डाल दिया जाता है और वो खाते हैं, या डायरेक्ट भी आप खा सकते हैं। तो उसी दिन खाना होता है। तो देखिए, ये विद्या तो आपके मॉडर्न साइंस में नहीं है, लेकिन ये विद्या नॉर्मल जो यहाँ के रहने वाले लोग उनके पास है। तो दोस्तों, आपको भी सांप से खतरा लगता है तो आप रोहिणी नक्षत्र में गुरुकुल आइए और यहाँ का सब्जी खाइए, लंच खा के जाइए। यहाँ की सब्जी प्रसाद आप ग्रहण जरूर कीजिए। प्रभुदास जी, मेरा अगला सवाल इससे संबंधित है। अभी जन्माष्टमी का आप चर्चा किया था कि जन्माष्टमी में हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को आमंत्रण भेजा है। तो जन्माष्टमी में आपके होने वाले कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा आप पृष्ठभूमि देंगे। जन्माष्टमी हर साल मैं 3 दिन का मनाता था। 2018 से जो चालू किया, तो 3 दिन का मैंने मनाया। तो मैंने मेरे डिवोटीज को बोला कि आप 10 गाँव को बुलाइए, लेकिन 10 गाँव के बजाय उन्होंने 180 गाँव को बुला लिया। अच्छा। वो जैसे रिक्शा में जा जाके, तो अब 1.5 लाख लोग आ गए। अब मैं एंग्जाइटी में आ गया, तो मैंने खिचड़ी तो सबके लिए खिचड़ी प्रसाद दे दिया। फिर मैंने उसको रिफाइन किया कि भाई इतने लोग आ रहे हैं तो उस हिसाब से हमारा मन बनाए। तो और एक साल जन्माष्टमी हुआ, फिर 2 साल तो लॉकडाउन हो गया। हाँ, 19 में हुआ, फिर 20 और 21 में लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन में भी छोटे पैमाने पे, क्योंकि फिर तो अलाउड नहीं था। फिर वापस 22 में जब लॉकडाउन खुल गया, तो 22 में हमने वापस जो है ग्रैंड वे से किया। और पिछले साल 23 को हमने सोचा कि क्यों ना हम, हमारे 5 साल हो गए जन्माष्टमी के, तो 9 दिन का कार्यक्रम रखें। अच्छा। हाँ, तो हमने भगवान की स्थापना से लेके, मतलब बलराम जयंती यानी राखी पूर्णिमा जिसको हम कहते हैं, तभी से लेके जन्माष्टमी और उसके अगले दिन, यानी उस अगले दिन हमारे प्रभुपाद जी का जन्मदिन होता है, तो वो तिथि भी, वो व्यास पूजा। तो ऐसे 9 दिन का कार्यक्रम हमने रखा। तो 9 दिन में अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स, फेस्टिवल्स, अलग अलग वक्ता आते हैं अलग अलग जगह से, और कीर्तन, बहुत बड़ा मेला टाइप होता है, और प्रसाद भी सबके लिए होता है। और इस बार का जन्माष्टमी का थीम है, तो पिछले साल 6 लाख लोग आए थे। इस बार हमारा थीम है कि हम 9 दिन में 9 स्टेट्स का कल्चरल प्रोग्राम करेंगे, 9 स्टेट्स का प्रसाद खिलाएंगे। अच्छा। हाँ। और हम चाह रहे हैं कि 9 दिन 9 स्पेशल डिग्निटरीज को बुलाएं। अच्छा। तो उनमें से एक हम चाहते हैं कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट दोनों भी आए तो बहुत अच्छा है। अगर एक भी आए तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम चाहते हैं कि वो ये देखे, क्योंकि जब हमारे गवर्नर सर ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने हमको अप्रिशिएट भी किया कि आप पूरे इंडिया में खोलिए, हमारा आपके लिए ब्लेसिंग है। तो फिर हमने वो हमको हौसला मिला, हमारी टीम को भी हौसला मिला। तो जन्माष्टमी में अगर कोई आपको कंट्रीब्यूट करना चाहे जी, तो कोई डोनेट करना चाहे तो कैसे वो आपसे और किस माध्यम से आप लेते हैं? हमारा वेबसाइट है bhaktivedantvidyabhavan.com, और इस पे आप जाके उधर डोनेशन पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं। और नहीं तो इसी वीडियो में हम ये शेयर कर देंगे QR कोड और लिंक, जिससे डायरेक्टली आप डोनेशन दे सकते हैं और आपको ATG रिसिप्ट मिल जाएगा। अच्छा। सुदर्शन सेवा के बारे में थोड़ा बताएंगे? मैं पढ़ रहा था आपकी वेबसाइट पे। जी जी जी, सुदर्शन सेवा तो ऐसा है कि मैंने जब ये चालू किया, आपने कहा ना कि कहाँ से पैसा आता है, तो एक्चुअली मैं भी सोचा कि मैं कैसे इसको कैसे लोगों को जोड़ूं और कैसे मैं अपने इकोनॉमिक नीड्स को एटलीस्ट अटेम्प्ट करूं। बाकी तो भगवान हेल्प करेंगे, लेकिन फिर
मैंने एक सिस्टम बनाया, मैंने उसको जनरली हम लोग नित्य सेवा बोलते हैं, मंथली बेसिस पे आप सेवा करें। तो हमारी एक स्टूडेंट है, तो बोले प्रभु जी इसको नाम सुदर्शन दीजिए, क्योंकि सुदर्शन गोल 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 घूम के आता है ना, तो हर महीना डिवोटीज आपको हेल्प करेंगे। बोला हाँ ये नाम पसंद आया मुझे, तो मैंने सुदर्शन सेवा बना दिया, डिक्लेयर कर दिया। तो उसमें हम क्या करते हैं कि देखिए गरीब से गरीब आदमी इस मुहिम से जुड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं कि वो हर बार दे पाए। बिल्कुल। लेकिन 100 रुपया तो हर महीना दे सकता है मुझे, बिल्कुल। और उसका 100 रुपए तो ना हम घर भेजने वाले, कुछ यही सिस्टम में जाएगा, और आपको उसके बदले में आपके पोस्टल एड्रेस पे एक मैगजीन आएगा, एक मैगजीन जिसमें स्पिरिचुअल नॉलेज प्लस हमारे गुरुकुल के अपडेट्स आपको आते रहेंगे, ताकि आपको पता चले कि हमने जो दान दिया है वो कहाँ कहाँ और कैसे यूज हुआ है। और उसके अलावा आपको प्रसाद या ऐसी चीजों को आपको दिया जाएगा। तो ये जो स्कीम है इसको हम सुदर्शन सेवा बोलते हैं। और सुदर्शन सेवा मतलब कि आप हमसे जुड़ें और हम आपको हमारे अपडेट्स दें, और हमारे अपडेट्स दे के आपको हम अवगत कराएं कि हमारे यहाँ क्या क्या हो रहा है, हमारी टीम क्या कर रही है, कौन से स्टेट्स में हम नए गुरुकुल खुले हैं, कौन से राज्यों में अभी कितने गुरुकुल्स हैं, कैसे बच्चे हैं, वो बच्चों के अलग अलग अचीवमेंट्स, जैसे हमारे कुछ बच्चों ने विशु फाइटिंग में ब्रॉन्ज मेडल लाए नेशनल लेवल पे, कुछ हमारे अभी नेशनल गेम्स खेलने जा रहे हैं। तो ये जो सारे अचीवमेंट्स हैं ये सब हम आपको अपडेट देते रहेंगे थ्रू मैगजीन, वो आपको पोस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जब हमारे सुदर्शन सेवा के इसमें रजिस्टर करेंगे तो आपका नेम एड्रेस और ये सब रहेगा, तो आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। प्रभुदास जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सारा काम करने के लिए। आप महाराष्ट्र से बिलोंग करके रांची जैसे जगह, और रांची से भी मुरी कुटाम में आके आप इतना योगदान दे रहे हैं। जाते जाते मैं एक आखिरी बात ये जानना चाहूँगा आपसे कि आम जनता, जो आम नागरिक जो ये कंफ्यूज्ड है कि धर्म और जीवन दोनों में किसको पहले प्राथमिकता दे, तो आप क्या कहेंगे कि जीवन, जैसे आपने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया धर्म के लिए, समाज सेवा के लिए, तो आम जनता क्या करे, क्या सोचे? उसको धर्म पहला प्रायोरिटी देना चाहिए या फिर अपना जीवन को पहला प्रायोरिटी देना चाहिए? कई बार ये बहुत लोगों को एक शंका रहती है कि आम जीवन और धर्म अलग है। एक्चुअली आम जीवन ही धर्म है, लेकिन आम जीवन में हर कार्य को करते हुए भगवान को केंद्र बिंदु बना दो। भगवान कहते गीता में यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा, कि देखो आप अगर मेरे लिए काम करोगे तो मुक्त हो जाओगे, अपने लिए करोगे तो बंधन में जाओगे। एक सिंपल प्रिंसिपल है। तो जैसे आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये आपका काम है, मेरा काम है आपको देना और बच्चों को पढ़ाना, ये मेरा काम है। मैं कोई फेवर नहीं कर रहा हूँ, ना आप कोई फेवर कर रहे हैं, आपको ये अच्छा लगता है आप करें, मैं कर रहा हूँ। लेकिन हम दोनों भी ये ना भूलें कि आपको बोलने की शक्ति और मुझे बोलने की शक्ति भगवान ने दी है। बस मैं मेरे काम को प्रभु को समर्पित कर दूंगा, आप भी जो कमाते हैं उसमें से आप भगवान को भी समर्पित कर सकते हो, और आपका मन बुद्धि मनसा काया वाचा ये भगवान को समर्पित कर दीजिए, तो आप भी उसी स्थान में रहते हुए धर्म कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एनर्जी, पैशन कहाँ से आता है आपके पास? देखिए ये तो है कि हमारे जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, इन्होंने अपने बुढ़ापे में, मतलब जब वो 70 इयर्स के थे तब वेस्ट में जाकर उन्होंने प्रचार किया, और वो बोलते थे आई एम ओल्ड बट आप यंगस्टर्स अगर इसमें आते हो तो आप रिवॉल्यूशन ला सकते हो। समाज जो है वो अज्ञानता के बाजार में घूम रहा है, तो आप नहीं बोलोगे तो और कोई बोलेगा नहीं। तो फिर मेरे को लगा कि ये तो स्वार्थी हो जाएगी, मैं अपना जीवन बना लूं, वैसे मैं सॉफ्टवेयर बहुत कमा चुका था। फिर मैं बोला नहीं, ये फील्ड अलग है और ये फील्ड जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो अलग है। तो फिर मैंने वो अंदर से वो गांठ बांध लिया कि ये लाइफ मेरा प्रभुपाद जी के लिए है, ये मेरे प्रभुपाद मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। दोस्तों हम अक्सर यूट्यूब पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं। एक इन्फ्लुएंसर जो अपने जीवन याचना के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए आपके लिए वीडियोस लाता है, आपके लिए इंगेजिंग कंटेंट क्रिएट करता है, और एक हमारे प्रभुदास जी हैं जो हम सब लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, मानवता के लिए एक ऐसा गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं जो उन बच्चों को जीवन में बदलाव ला रहा है, क्रांति ला रहा है, जो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से छूट रहे थे, जहाँ पे उनको किसी भी तरह का एजुकेशन के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ रही है, और स्वेच्छा से वो दान करके इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़े, आप सब लोगों से निवेदन है, इस कृष्ण जन्माष्टमी आप जरूर आए, ये आपका अपना गुरुकुल है।
रांची का गुरुकुल है, मुरी का है, और आपसे सिर्फ 1-1.5 घंटे की दूरी पे है, कुटाम में है। हरी वादियों, 3 तरफ से स्वर्ण रेखा नदी से घिरी हुई है ये जगह। 35 एकड़ में एक ग्रीनरी प्लॉट पे बसा हुआ ये गुरुकुल, जहाँ पे पशुपालन भी है, जहाँ पे बच्चे पूरी मस्ती से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और राधा रमन जी का एक खूबसूरत सा मंदिर भी है। आप जरूर आइए। हरे कृष्णा। तो ये हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं, हरि बोल। ये इस ईयर का बैच है, 185 स्टूडेंट्स अभी हैं, 15 बच्चे भी आ रहे हैं, तो 200 के करीब ये बैच है। और इन बच्चों को सारा कल्चरल चीज सिखाया जाए। कैसे लगा आरती सुबह का? कैसे नाचने में आनंद आया कि नहीं? तो कीर्तन में नाचते हैं। सुबह जो श्लोका आप लोगों ने गाया अच्छा लगा? भगवत गीता का श्लोका भी गाते हैं। और योगा, सूर्य नमस्कार वगैरह अच्छा लगा? तो बहुत अच्छा बच्चों को देखे, और एंथुजियाज्म है। और यही एंथुजियाज्म जो है ना, ये कंटेजियस है, यही पूरे भारत तक लेके जाएगा। यही भविष्य के लीडर्स हैं, जो अभी मॉडर्न एजुकेशन और वैदिक एजुकेशन का कॉम्बिनेशन बन के बहुत बड़े लीडर्स बनेंगे आगे जाके। तो ये हमारे राधा रमण भगवान हैं, जिनके सामने हम बच्चों को समर्पण करना सिखाते हैं, उनसे भक्ति करना सिखाते हैं। बोलो राधा रमण भगवान के। सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे